तो भाई वंस अगेन स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में, जो मुद्दा पिछले 24 घंटे से काफी ज्यादा उठ रहा है, जिस मुद्दे की वजह से हर कोई इस समय बस यही कहा जा रहा है कि मुंबई इंडियंस नहीं बल्कि अंपायर इंडियंस है। मुंबई इंडियंस पे फिक्सिंग के बहुत बड़े इल्जाम लगे हैं। हाल ही में एमआई वर्सेस आरआर के बीच खेले गए मैच में, इससे पहले भी कई बार मुंबई इंडियंस से ऐसा हुआ है कि लोग कहते हैं कि अंपायर्स इनके साथ मिले होते हैं, अंपायर्स जो होते हैं वो मुंबई इंडियंस को फेवर करते हैं। और हाल ही में जो एमआई और आरआर के बीच मैच खेला गया, जिस मैच में एमआई जब पहले बैटिंग के लिए आती है और दूसरे ओवर के दौरान रोहित शर्मा की एलबीडब्ल्यू की अपील होती है, उस वक्त तो अंपायर उनको सीधे आउट दे देते हैं। और उसके बाद जब रोहित शर्मा डीआरएस लेते हैं तो लोग कहते हैं लो भाई मुंबई इंडियंस ने धांधलीबाजी शुरू कर दी है, अंपायर्स जो हैं वो उनके साथ मिल गए हैं। होता असल में यह है कि रोहित शर्मा जब डीआरएस ले जाते हैं, रोहित शर्मा जब कहते हैं कि भाई मैं रिव्यू लेना चाहता हूं, तो उस वक्त पे जो डीआरएस का 15 सेकंड का टाइमर होता है, वहां पर टाइमर 0 सेकंड पे पहुंच चुका होता है। रोहित शर्मा उसके बाद अंपायर से अपील करते हैं डीआरएस लेने के लिए। अब होने को तो लोग कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था, अंपायर को कहना चाहिए था कि नहीं आप डीआरएस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपके जो 15 सेकंड हैं वो ओवर हो चुके हैं, आपको पवेलियन वापस जाना पड़ेगा। लेकिन अंपायर वहां पे डीआरएस ले लेते हैं। उसके बाद जब ये डिसीजन थर्ड अंपायर के पास जाता है, थर्ड अंपायर इस डीआरएस को चेक करते हैं, देखते हैं कि रोहित शर्मा सच में आउट है, नॉट आउट है। तो क्या देखने को मिलता है कि बॉल जो है वो लेग स्टंप की लाइन के आसपास पिच कर रही थी। तो ऐसे में लोगों का मानना था कि वैसे तो देना इसको अंपायर कॉल चाहिए था, और अगर अंपायर कॉल देते तो रोहित शर्मा आउट हो जाते। तो थर्ड अंपायर ने कहा कि भाई जब फील्ड अंपायर तुम्हारे साथ मिले हुए हैं तो हम भी आपके साथ मिलेंगे, और उस वक्त पे बॉल की पिचिंग को आउटसाइड लेग बता दिया जाता है, जिसके चलते रोहित शर्मा नॉट आउट करार दे दिए जाते हैं। तो यहां पर भाई एक बार फिर से चारों तरफ ट्विटर पे बस यही बहस छिड़ जाती है कि मुंबई इंडियंस एक बहुत ही बड़ी फिक्सिंग टीम है, और सिर्फ अंपायर्स की बदौलत मुंबई इंडियंस जो है वो आईपीएल 2025 जीत जाएगी। जैसा कि आप इन ट्वीट्स में देख सकते हैं कि एक यूजर ने लिखा, आरसीबी फैंस भूल जाओ, अंपायर इंडियंस पूरी तरह से तैयार है फाइनल जीतने के लिए, अंपायर्स की मदद से बीसीसीआई चुपचाप बैठी है जबकि खुल्लम खुल्ला फिक्सिंग हो रही है, शेम ऑन मुंबई इंडियंस और उनकी टीम। एक यूजर ने यह भी लिखा कि रोहित शर्मा ने रिव्यू तब लिया जब टाइम खत्म हो चुका था, और अंपायर्स ने फिर भी अलाउ कर दिया इंडियंस के लिए अलग अलग रूल्स, ये तो खुल्ला फिक्सिंग लगता है। एक यूजर ने लिखा, रोहित शर्मा ने डीआरएस तब लिया जब टाइम खत्म हो गया था, अंपायर ने कैसे अलाउ कर दिया डीआरएस यूज करने को टाइम एक्सपायर होने के बाद। अगर यही राजस्थान रॉयल्स का बैटर होता तो क्या तब भी अलाउ करते अंपायर इंडियंस। एक यूजर ने तो यह भी लिखा कि रोहित शर्मा दिल में है लेकिन वो डीआरएस क्लियरली आउट लग रहा था, क्या रूल्स चेंज हो जाते हैं जब बात मुंबई इंडियंस की हो। आज दिल चाहता है राजस्थान रॉयल्स 218 का टारगेट चेस करे, ट्रॉफी कहीं भी जाए बस एमआई को ना मिले। एक यूजर ने लिखा, रोहित शर्मा के डिसमिसल और टाइमर खत्म होने के बाद लिए गए डीआरएस को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई है। इस एलबीडब्ल्यू में किसी भी कंडीशन में बैटर को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलना चाहिए था अंपायर से, ये बिल्कुल फेयर नहीं लगता। मुंबई इंडियंस इज इक्वल टू अंपायर इंडियंस। तो थर्ड अंपायर के इस डिसीजन के बाद अलग अलग यूजर्स ने अलग अलग तरीके से इस डिसीजन का विरोध करा। अब देखो यहां पर सत्य क्या है वो मैं तुमको बताता हूं। मैं यहां पर यह नहीं कह रहा हूं कि मुंबई इंडियंस मैचेस फिक्स करती है या अंपायर्स उनके साथ मिले होते हैं, लेकिन असल सत्य क्या है, क्या सच में रोहित शर्मा वहां पे डीआरएस ले सकते थे? क्या अंपायर ने उनको अलाउ करके एक बहुत बड़ी गलती करी? या फिर अगर हम बात करें उस बॉल की पिचिंग की, क्या जब थर्ड अंपायर ने रिव्यू को ध्यान से देखा, क्या वहां पे रोहित शर्मा को आउट दे देना चाहिए था, या फिर उन्होंने नॉट आउट देके एक सही डिसीजन लिया? पूरा मैटर क्या है भाई, मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च यहां पे करी है, मैंने डीआरएस को लेके जो असल रूल्स हैं उनको पढ़ा है, उस बेसिस पे मैं यहां पे सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं। उन चीजों को समझने के बाद आप खुद समझ सकते हैं कि मुंबई इंडियंस जो है वो सच में मैच फिक्स करती है या फिर लोग कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हैं। तो वीडियो को देखते रहो, मैं सब कुछ समझाता हूं। लेकिन उससे पहले भाई जो बात मैं इतने लंबे वक्त से समझाए जा रहा हूं वो तो समझ जाओ। अब तो आईपीएल खत्म होने में कुछ भाई 20, 22, 23 दिन का वक्त बाकी है। ऐसे में अगर अब भी तुमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को ज्वाइन नहीं करा है तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कितनी बार बताऊं कि क्रिक टाइम विद जोशी पे क्रिकेट वर्ल्ड की और आईपीएल 2025 की जितनी बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाती हैं। और साथ ही साथ भाई आईपीएल 2025 के हर मैच में हम 10 क्रिक के साथ मिलकर आपके लिए जो भाई प्यारी प्यारी प्रेडिक्शंस लेके आते हैं, वो सिंपल प्रेडिक्शन जो आप हमारे साथ करके इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपका दिमाग सोच भी नहीं सकता है। इसीलिए कहता हूं सिर्फ मेरी बात पे यकीन मत करो, एक बार जाके तुम क्रिक टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके तो देखो। और साथ में जब एक बार मैच शुरू हो जाता है वहां पर हम जो 10 क्रिक की पोस्ट डालते हैं, आप उन लिंक्स पे क्लिक करके खुद प्रेडिक्शन करके देखो। आप हमारी प्रेडिक्शन के साथ भी जा सकते हैं, खुद की प्रेडिक्शन वहां पे जाके कर सकते हैं, और भाई उसके बाद अंधा प्रॉफिट बना सकते हैं। 10 क्रिक के ब्रांड एम्बेसडर कोई और नहीं बल्कि अपने पाजी हरभजन सिंह हैं। तो सोचने की तो यहां पे कोई जरूरत
जरूरत ही नहीं होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे प्रेडिक्शन करें या ना करें, क्योंकि भज्जी पाजी जब ब्रांड एम्बेसडर हैं तो भाई ऐप ऑथेंटिक होगा ही होगा, ऐप सेफ एंड सिक्योर होगा ही होगा। तो भाई बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाने का, सबसे पहले सीधे जाने का डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्रिक टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का और वहां पे जाके आईपीएल 2025 के हर मैच में 10 क्रिक के साथ मिलके आईपीएल 2025 के हर मैच को पूरे तरीके से यादगार बनाने का जल्दी जाओ आज के आज चेकआउट करो। हाँ तो भाई जैसा मैं कह रहा था कि रोहित शर्मा के उस विकेट को लेके जहां बहुत सारे विरोध हो रहे हैं, लोगों का कहना है कि रोहित शर्मा को वहां पे आउट देना चाहिए था, लेकिन अंपायर्स जो हैं वो मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा के साथ मिले हुए थे। तो अगर सबसे पहले बात करें उस बॉल की पिचिंग की, जो कि देखने में साफ साफ पता चल रही थी कि बॉल की जो पिचिंग है वो 50% लाइन के बाहर है, कुछ 30-35% लाइन में है और कुछ 60-65% जो है वो लाइन से थोड़ा इधर पिच हो रही है। तो भाई यहां पर मैं बता दूं कि जब बात बॉल की पिचिंग की आती है ना, तो वहां पे ज्यादा अंपायर्स कॉल वाला लफड़ा नहीं चलता है। वहां तो या तो कहेंगे कि बॉल सही पिच हो रही है या फिर कहेंगे बॉल जो है वो आउटसाइड लेग पिच हो रही है। खासकर जब बात आती है लेग पिचिंग की, अगर ऑफ पे पिच हो रही होती तब तो पिचिंग देखी नहीं जाती, चाहे कहीं भी पिच हो, फिर तो बस इंपैक्ट देखा जाता है और बॉल्स जो है वो विकेट को हिट कर या नहीं कर रही है सिर्फ ये देखा जाता है। लेकिन रोहित शर्मा के केस में बॉल की पिचिंग जो थी वो लेग साइड पे थी, तो सिर्फ ये देखना था कि लेग साइड पे क्या वो लाइन में पिच हो रही है या फिर लेग साइड से थोड़ा सा बाहर पिच हो रही है। तो जैसा मैंने कहा कि बॉल को देख के साफ साफ पता चल रहा था कि पिचिंग जो है वो 60% कहीं ना कहीं बाहर को है, 40% बॉल जो है वो लाइन में दिखाई दे रही है। अब कुछ लोग यहां पे कह सकते हैं कि भाई अंपायर ने जब ऑलरेडी आउट दे दिया था तो फेवर जो है यहां पर कहीं ना कहीं मिलना चाहिए था बॉलर को, क्योंकि अंपायर ऑलरेडी आउट दे चुके हैं। तो रूल ये कहता है कि अगर बॉल 50% से कम स्टंप्स की लाइन में पिच हुई है या फिर कहें कि वो बॉल लेग स्टंप के बाहर पिच हुई है, और बाहर पिच हुई है ये किस बेसिस पे अंदाजा लगाया जाएगा कि बॉल 50% से कम स्टंप्स की लाइन में है। तो जैसा मैंने कहा कि भाई फुटेज देख के ये तो पता चल रहा था कि बॉल जो है वो 50% से कम स्टंप्स की लाइन में पिच हुई है। अब लोग यहां पे जो फोटो शेयर कर रहे हैं उसमें असल में दो बॉलें नजर आ रही हैं। तो भाई जो आगे वाली बॉल है ना, जो कुछ ज्यादा ही लाइन में नजर आ रही है, वो असल में पिचिंग नहीं है, वो पिच होने के बाद बॉल आगे जा रही थी, वो भी फुटेज में दिखाया गया था। लोग उसको शेयर करके कह रहे हैं कि बॉल जो है पूरे तरीके से लाइन में है, मतलब उस पिक में जो दूसरी बॉल है वो 80-90% लाइन में दिखाई दे रही है, लेकिन जो पहली बॉल है असल में वो पिच है। उसको जब टॉप एंगल से भी देखा गया था तो साफ साफ दिख रहा था कि 60-65% यहां पे जो बॉल है वो लेग स्टंप के बाहर टप्पा खा रही है, और जो वो 35-40% एरिया है बॉल का वो असल में लाइन में है, इसीलिए पिचिंग को आउटसाइड लेग दिया गया था। लेकिन अगर बात करें दूसरे मसले की कि क्या रोहित शर्मा को वहां पे डीआरएस लेना अलाउ करना चाहिए था, तो उसका जवाब है नहीं। मैं खुद से नहीं कह रहा हूं, रूल्स के बेसिस पे कह रहा हूं। मैंने जब क्रिकेट के रूल्स पढ़े, खासकर डीआरएस वाले, तो वहां पे लिखा हुआ है कि नहीं, जब डीआरएस का टाइमर 0 पर पहुंच जाता है तब डीआरएस नहीं लिया जा सकता। डीआरएस के लिए खिलाड़ियों के पास अंपायर के फैसले के बाद 15 सेकंड का टाइम होता है। अगर टीम ने 0 पर पहुंचने से पहले अंपायर को डीआरएस लेने का इशारा नहीं किया तो फिर डीआरएस का मौका चला जाता है। इसका मतलब यह है टाइमर इज इक्वल टू 0, मतलब नो डीआरएस अलाउड। यहां पर एक छोटी सी कंडीशन भी है कि अगर अंपायर की गलती या फिर किसी वजह से देरी हो जाती है तो ऐसा हो सकता है कि डीआरएस की जो इजाजत है वो 1 सेकंड लेट तक दी जा सकती है। लेकिन ऐसा कुछ रोहित शर्मा के केस में नहीं हुआ था। जब टाइमर 0 हो गया था, रोहित शर्मा कहते हैं डीआरएस में लेना चाहता हूं, और वहां पे डीआरएस दे दिया जाता है। तो हां, इससे कहीं ना कहीं ये तो पता चलता है कि जो थर्ड अंपायर ने यहां पे डिसीजन दिया वो सही था, पर जो फील्ड अंपायर ने रोहित शर्मा को अलाउ किया डीआरएस लेने के लिए, वहां पर उनसे चूक हुई है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई चूक नहीं हुई है, अंपायर जो हैं वो मुंबई इंडियंस के साथ मिले हुए हैं। अब इतना बड़ा क्लेम तो मैं यहां पे नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हां, ये एक बहुत बड़ी गलती हुई है। पर मेरा भाई यहां पर यह भी कहना है कि यार अगर अंपायर सच में मुंबई इंडियंस के साथ मिला हुआ था तो उसको तो पहली जगह पे आउट नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो एक ऐसा डिसीजन था जहां पे अंपायर कह सकता था कि ये नॉट आउट है, क्योंकि वो एक डिसीजन था जहां पे फील्ड अंपायर बहुत ही आसानी से रोहित शर्मा को पहली बार में ही नॉट आउट करार दे सकता था। और यहां पर एक और सोचने वाली बात यह है कि जब रोहित शर्मा को 15 सेकंड के बाद भी अलाउ कर दिया था तो क्या जो बाकी प्लेयर्स थे वहां पे इस चीज का विरोध नहीं कर सकते थे? क्या राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर ये नहीं कह सकते थे कि भाई टाइमर जो है वो 0 पहुंच गया है, आप ऐसे अलाउ नहीं कर सकते हैं? इवन अगर पिचिंग की बात भी करें, जो बहुत लोग को गलत लग रहा है, अगर राजस्थान रॉयल्स वालों को भी ये गलत लग रहा था, जो कि उनको थोड़ा बहुत लगा था, उनके माथे पर एक शिखर थी, थोड़े से शॉक लग रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं 1 सेकंड बाद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो भाई जब किसी राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर ने कुछ विरोधी नहीं करा, उनको तक थोड़ा भी ये नहीं लगा कि उनके साथ गलत हो रहा है, तो क्या इसका मतलब ये भी है
कि मुंबई इंडियंस के साथ जो विपक्षी टीम भी खेलती है वो भी कहीं ना कहीं मैच को फिक्स कर लेती है ताकि मुंबई इंडियंस वो मैच जीत जाए। तो इस हिसाब से तो भाई सारी की सारी जो टीमें हैं वो मैचेस को फिक्स कर रही हैं। हाँ, यहां पर गलती हुई है, बाकी मुझे जो यहां पे तथ्य आपके सामने रखने थे, जो फैक्ट्स आपको बताने थे, जो सत्य आपको बताना था, वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप लोग का इस बारे में ऑनेस्टली क्या सोचना है हर कोई कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। खैर, इससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो भाई जहां हम मुंबई इंडियंस की बात कर रहे हैं तो भाई मुंबई इंडियंस को लेकर लोग एक चीज को बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, रोहित शर्मा कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है सूर्या कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है बोल्ट कमाल की बॉलिंग करा रहे हैं, बुमराह कमाल की बॉलिंग करा रहे हैं, बाकी लोग भी किसी न किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टीम के लिए। लेकिन भाई कोई इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा है कि हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन तो जो कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे, लेकिन एज अ प्लेयर हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कितने इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। भाई बंदा जो काम इंडिया के लिए करता था ना कि भाई बैटिंग बॉलिंग दो प्लेयरों का काम, या फिर कहें कई बार तीन प्लेयरों का काम अकेला करता था, भाई वो काम हार्दिक पांड्या इस सीजन में भी मुंबई इंडियंस के लिए कर रहा है। अब लोग देखो यहां पर ये भी कह रहे थे पिछले सीजन में कि हार्दिक पांड्या ने खराब कैप्टनसी करी थी इसलिए मुंबई इंडियंस पॉइंट्स टेबल पे लास्ट थी, लेकिन कोई इस बारे में बात ही नहीं कर रहा था कि भाई पिछले सीजन में हार्दिक पांड्या फ्लॉप रहे थे, बैटिंग की बात करें या बॉलिंग की बात करें, और ये सबसे बड़ा रीजन था कि मुंबई इंडियंस पिछले सीजन वो कमाल नहीं कर पाई थी जिस कमाल को करने के लिए वो जानी जाती है। अगर हम इस सीजन में देखें तो हार्दिक पांड्या अब तक मुंबई इंडियंस के लिए 157 रन जड़ चुके हैं 31.4 की एवरेज से और 172.53 की स्ट्राइक रेट से, और साथ में बॉलिंग की बात करें तो 13 विकेट्स भी ले चुके हैं। तो भाई असल में हार्दिक पांड्या ये जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में बैलेंस प्रोवाइड करते हैं ना टीम को, ये बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है कि मुंबई इंडियंस इस सीजन में इतनी कमाल की परफॉर्मेंस दे रही है। लेकिन इस कंट्रीब्यूशन के बारे में ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे। बाकी इससे आगे बढ़ते हुए एट लास्ट में यहां पर बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज के दिन जैसा कि आप जानते ही हैं आरसीबी और सीएसके के बीच मैच खेला जाना है। बहुत चांसेस हैं कि आरसीबी इस मैच को जीतेगी, उनके घर पे मैच है, भले ही वो घर पे हार जाते हैं लेकिन चेन्नई के हाल इतने बेहाल हैं सीजन में कि आरसीबी की जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। पर मैं यहां पे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का मैच खत्म होने के बाद धोबी के हैशटैग या चोकली के हैशटैग मत चलाइएगा, फालतू की ट्रोलिंग मत करिएगा। बस ये सोच के एक सच्चा क्रिकेट फैन बन के आज का मैच देखिएगा कि शायद आखिरी बार ऐसा हो रहा होगा कि धोनी और कोहली हमको साथ में उस 22 गज की पट्टी पे मैदान शेयर करते हुए दिखेंगे। इसके बाद शायद हमें ऐसा माहौल क्रिएट होता हुआ दोबारा देखने को ही ना मिले, क्योंकि शायद क्या पता एमएस धोनी हमें अगले सीजन में खेलते हुए देखने को ना मिले। तो आज के मैच को बस एंजॉय करिएगा, कोहली और धोनी के साथ में जो प्रेजेंस है उसको एंजॉय करिएगा, बाकी फिर जो होगा सो होगा। बाकी जाते जाते एक सवाल का जवाब दे दो कि तुमको क्या लग रहा है कि भाई कौन सी टीम होगी जो आईपीएल 2025 की ट्रॉफी अपने घर लेके जाएगी। इस सवाल का जवाब भी हर कोई कमेंट सेक्शन में जरूर दो। एंड जैसा मैंने कहा कि भाई अब ज्यादा मैचेस नहीं बचे हैं आईपीएल 2025 में, तो इस मौके को बिल्कुल ही मिस मत करो। अभी के अभी जाओ, प्लीज कह रहा हूं अभी के अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्रिक टाइम विद जोशी के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि भाई ऐसे मौके बार बार मिलते नहीं है। 10 क्रिक जैसे महान प्लेटफॉर्म बार बार मिलते नहीं है जहां पे आप बहुत ही मामूली सी प्रेडिक्शन करके इतना पैसा कमा सके कि आपका दिमाग सोच भी ना सके। सिर्फ ये बता के कौन सी टीम जीतेगी, कौन सा प्लेयर ज्यादा रन मारेगा, कौन सा बॉलर ज्यादा विकेट लेगा। और भाई चलते हुए मैच में आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैच से पहले बता देना है, वो फिर भी मुश्किल होता है। जब आपको मैच में कहीं ना कहीं एक अंदाजा लगने लगता है कि हाँ भाई इसकी 50 लगने वाली है, लग रहा है कि ये 50 मार देगा, तो आप जाके सिंपल प्रेडिक्शन करेंगे कि आज ये प्लेयर 50 मारेगा। और भाई देखते ही देखते 1000 के 10,000, कभी 20,000, कभी 50,000, कभी 1 लाख, इतना ही आसान होता है। मदद हमारी तरफ से पूरी होती है हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी पे। वहां पे हम बेसिक प्रेडिक्शंस आप कौन सी कर सकते हैं वो हम डाल देते हैं, बाकी आप खुद प्लेटफॉर्म में जाके अपनी प्रेडिक्शंस अलग अलग चीजों पे कर सकते हैं। तो जल्दी जाइए, पूरी मदद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी मिल जाएगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके 10 क्रिक के साथ हर मैच को भाई इतना यादगार बनाओ कि साला मैच देखने का मजा तो आए लेकिन साथ में जब जेब में पैसा आए तो ये जो मजा है ये डबल, तिगुना, चौगुना, 5 गुना हो जाए। तो जल्दी जाओ, ज्वाइन करो क्रिक टाइम विद जोशी को, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।